दूसरा कंडक्शन, जिसमें टच कराते हैं तो सिस्टम का टोटल चार्ज आधा आधा होता है ना। मीन्स अगर एक पे पहले से माइनस में 100 कूलम है, दूसरे पे माइनस में 60 कूलम है, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना हुआ? -100 और -60 कितना? -160 है ना। तो आधा कितना हुआ? -80 और 80। तो जब ये दोनों अलग होंगे तो इस पे भी -80, इस पे भी -80। डाइपोल एक पढ़ा था। डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तब हम मान लेते हैं कि चार्ज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है उस बॉडी के, वो उस पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चूंकि कोई भी बॉडी वन डायमेंशनल हो सकती है, मीन्स एक वायर हो सकती है, एक लाइन हो सकती है। टू डायमेंशनल हो सकती है, मीन्स एक शीट हो सकती है, और थ्री डायमेंशनल हो सकती है, मीन्स वॉल्यूम हो सकता है। तो चार्ज जो है, क्योंकि पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो वो या तो पूरे लेंथ के लॉन्ग होगा, पूरे शीट के सरफेस पे होगा, या उस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे हम टोटल चार्ज की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ या सरफेस या वॉल्यूम की बात करते हैं, यही ना करते हैं, है ना। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर वायर है, वन डायमेंशनल है तो लीनियर चार्ज, शीट है टू डायमेंशनल है तो सरफेस चार्ज, वॉल्यूम है थ्री डायमेंशनल है तो वॉल्यूम चार्ज। लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, है ना। लेमडा, सिग्मा, रो, यही था। सिग्मा में एक स्पेशल केस की बात की थी कि शीट पतली हो या शीट मोटी हो, यही तो बात थी ना। तो शीट अगर पतली हो तो कितने सरफेस हम कंसीडर करेंगे शीट के? दोनों या एक? एक कंसीडर करेंगे। इसलिए टोटल चार्ज वहां पे कितना होगा? सिग्मा इंटू एस फॉर्मूला होता है, तो सिग्मा इंटू एस ही होगा, क्योंकि एक ही तरफ का सरफेस एरिया था। अगर शीट थिक होगी तब क्या करेंगे? दोनों तरफ के सरफेस कंसीडर होंगे, तब यहाँ टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? सिग्मा इंटू 2s। तो किधर लगेगा? वो तो वेक्टर फॉर्म बता देता है कि एक दूसरे फोर्स के म्यूचुअल डायरेक्शन के अपोजिट होगा वो, है ना। और वो किस लाइन के अलोंग होता है? दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के, उसको हम सेंट्रल लाइन बोलते हैं, जो कि सेंटर्स को मिला रही है। इसलिए कूलम्ब्स फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग लगता है। ठीक। अब मैग्नीट्यूड की बात की, तो मैग्नीट्यूड में कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट के। किसके प्रोडक्ट के? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। किसका डिस्टेंस? चार्जेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ठीक, क्लियर है ये चीज? फिर इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात आती है कि जिसमें फिर तीन टर्म आते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम की, जिसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, वैल्यू कितनी थी? 8.854 इंटू 10⁻12। दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी की बात आती है, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, है ना था। और तीसरा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से बनता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल पुल है नीचे, उतना ही मैंने मस्कुलर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रखा है इसके ऊपर, है ना। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें 10 न्यूटन का है, तो मैंने भी 10 न्यूटन या हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा लगा रखा हो, ताकि इस 10 न्यूटन डाउनवर्ड को हम बैलेंस कर सकें, है ना। जिसके कारण ये बुक नीचे नहीं गिर रही है, कॉपी नीचे नहीं गिर रहा। लेकिन अगर मैं अपवर्ड फोर्स हटा दूं तब क्या होगा? क्या होगा? गिर जाएगा। क्यों गिरा? क्योंकि अपवर्ड फोर्स हटा दिया, तो इस पे लगने वाला इकलौता फोर्स अभी कौन सा है? डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल। तो डाउनवर्ड फोर्स इसमें ही तो एक्सीलरेशन पैदा करेगा, वो भी अपने ही अलाउ है ना। क्लियर है? इस क्वेश्चन में भी इसी कंसेप्ट पे एक बात है कि एक बॉल है हवा में, एक बॉल हवा में है,
ठीक है, इसका अपना कुछ मास है, इस पे अपना कुछ चार्ज है। ठीक, तो जब हवा में है और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, इसमें ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे खींच के गिरा देगी, है ना। फिलहाल की स्थिति में जो इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, m1g लग रहा है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इधर नीचे की तरफ। तो इस पे इसको हवा में ही स्थिर रखने के लिए क्या उपाय करना होगा, रोहन के हिसाब से बांध देना होगा। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पे इस पे ऐसा फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पे ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो ऊपर की तरफ इसको धकेले। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, Fe must be equals to Fg, मींस इस पे ग्रेविटी जितना पुल नीचे की लगाएगी उतना ही रिपल्शन ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट बॉल टू बी इन इक्विलिब्रियम, फर्स्ट बॉल टू बी इन इक्विलिब्रियम, कॉमा नेसेसरी कंडीशन इज, रखा है वहां पर, नेसेसरी कंडीशन इज this Fe is equals to Fg, ये वाला लाइन फॉर्मूला हो। नेसेसरी कंडीशन इज Fe is equals to mg, Fe is equal to Fg, और फिर ये फॉर्मूला लिख लो, है ना। बस यहाँ तक छोड़ दो, बाकी जो निकालना होगा वो कैलकुलेशन होगा। बताओ, तो याद करेंगे पहला दिन का लेक्चर कि सेम पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्ट, है ना। प्लस प्लस क्या होगा, इधर जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये थीटा, है ना, सही ना है। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है ना। अगर ये है 60 तो ये भी 60 होगा, ओवरऑल 120 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट के फॉर्मूला में जो जो चीज चाहिए हमको सब पता है। हमको एफ बी पता है, एफ सी पता है, थीटा पता है। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, नाउ वी यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्या होगा फॉर्मूला, एफ बी स्क्वायर FC square twice of FB FC cos 120